हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान, अध्याय है 5वां, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और ये भारती भवन की किताब है और यहाँ पे हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 9 तक संपूर्ण हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है, आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्त से क्या समझते हैं तथा लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या बताना है। ये आसान एक प्रश्न है, तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। आवर्त सारणी के द्वितीय और तृतीय आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व हैं जो लघु कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? तो दूसरा और तीसरा आवर्त में जो 8 तत्व हैं वो लघु आवर्त कहलाते हैं। और उसके बाद दीर्घ आवर्त किसे कहा जाता है? चतुर्थ एवं उसके बाद यानी चौथा और उसके बाद जितने भी आवर्त हैं वो कहलाते हैं दीर्घ आवर्त यानी बड़ा आवर्त। तो लघु आवर्त की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। और दीर्घ आवर्त की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो आइए इसको हम आवर्त सारणी में देख लेते हैं। तो जैसा कि आंसर में कहा गया है कि आवर्त सारणी के दूसरा और तीसरा आवर्त जिसमें 8 तत्व हैं, 8 तत्व है लघु आवर्त कहलाते हैं। तो यहाँ आपको देखना है, तो ये हो जाता है दूसरा और ये हो जाता है तीसरा। तो ये आवर्त है। तो आप काउंट कीजिए कितने तत्व हैं। तो सबसे पहले दूसरा हम देख लेते हैं, 1 2 और यहाँ पे 3 4 5 6 7 और 8। कितने तत्व हो गए? 8 तत्व हो गए। और ठीक इसी प्रकार तीसरे में भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस दूसरे और तीसरे को हम कहेंगे लघु आवर्त। और इसके बाद चौथा से लेके जितने भी आवर्त होंगे वो कहला देंगे दीर्घ आवर्त। तो यही हमें बताना है। तो लघु आवर्त की संख्या कितनी हो गई? 1 और 2। और दीर्घ आवर्त की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 4 हो गई। तो आंसर में आपको यही लिखना है, लघु आवर्त की संख्या 2 और दीर्घ आवर्त की संख्या 4। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे इसका अगला प्रश्न। तो आइए इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 ही तत्व क्यों रखे गए हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया है, वो आपको लिखना है। इसका कारण क्या है कि दूसरे आवर्त में 8 ही तत्व क्यों रखे गए हैं। तो इसके बाद देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तो प्रश्न संख्या तीसरा है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये आसान प्रश्न है, तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो सर्वप्रथम आपको लिखना है, आवर्त सारणी के उद्र्क स्तंभों को वर्ग कहते हैं और प्रत्येक वर्ग के 2 उपवर्गों में बांटा गया है। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती हैं जिसमें 1 से लेकर 7 तक आवर्त हैं। अब उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया है, वो आपको लिखना है जो विशेषताएं हो जाती है ये लिखने के बाद। ठीक है, तो आप लिख लीजिए वो स्क्रीनशॉट में दिया हुआ। इसके बाद देखेंगे इसका चौथा प्रश्न। तो प्रश्न संख्या चौथा है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की किन्हीं 2 त्रुटियों का वर्णन करें। हमें कमी बताना है, आवर्त सारणी में कौन सी 2 त्रुटियां हैं, किन्हीं 2 नहीं, आपको ध्यान देना है, 2 ही बताना है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया है, आवर्त सारणी मेंडलीफ की क्या त्रुटियाँ थी, तो वो आपको लिखना है। इसके बाद देखेंगे इसका 5वां प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 5वां है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी परमाणु का स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है। तो यही आपको आंसर में लिखना है, किसी तत्व का परमाणु स्थान ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवश्यक है। परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मालूम हो तो हम उसकी संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होता है उसका, अगर सबका योग कर दिया जाए तो वो परमाणु क्रमांक निकल जाता है। तो आंसर में आपको यही लिखना है किस प्रकार संबंधित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, कौन से तत्व रासायनिक दृष्टि से सदृश होंगे और क्यों, यानी कौन से तत्व रासायनिक दृष्टि से समान होंगे और क्यों होंगे यह बताना है। और यहाँ पे जो तत्व दिए गए हैं उनके परमाणु क्रमांक भी दिया गया है। तो पहला है सोडियम और दूसरा है हमारा ये फ्लोरीन हो गया जिसका 9 परमाणु क्रमांक है। ये पोटेशियम हो गया 19 है, ये फास्फोरस हो गया 15 है और ये सीजियम हो गया जिसका 55 है। तो कौन से आपस में समान होंगे? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, तो आइए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो कौन से समान होंगे, तो ये आपको ध्यान देना है, सीजियम, सोडियम और पोटेशियम ये समान होंगे। कौन से? ये पोटेशियम, सीजियम, सॉरी ये हो गया सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, ये आपस में समान होंगे।
क्यों समान होंगे? क्योंकि ये वर्ग 1 के तत्व है और ये क्षार धातुएं हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, किसी से लेते नहीं हैं, किसी को देते हैं। जो धनावेशित होता है ये वर्ग 1 के क्षार धातुएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो बचता है फ्लोरीन और फास्फोरस, ठीक, फास्फोरस और फ्लोरीन ये क्या है? ये अधातु है जो पी ब्लॉक में आता है। आप आवर्त सारणी में इसको चेक कर सकते हैं कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है जो अधातु है। तो इसी प्रकार ये दोनों ये आपस में समान है और ये आपस में समान है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे इसका 7वां प्रश्न। तो इसके बाद 7वां प्रश्न है यहाँ पे, सदृश गुणों के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया है। इनके किन्हीं 2 सदृश गुणों का उल्लेख करें। तो किन गुणों के कारण रखा गया है वो 2 गुण हमें यहाँ पे बताना है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो इनका पहला जो सदृश गुण है, पहला ये वर्ग 17 के अधातुएं हैं, 17 के अधातुएं हैं। और दूसरे में आपको लिखना है कि ये वर्ग 17 के हैलोजन के तत्व है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जो संयोजकता होती है वो एकदम समान है, ठीक। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखेंगे इसका 8वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 8वां है, क्षार धातुओं के नाम लिखें, इन्हें आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, वर्ग 1 के तत्व क्षार धातुएं कहलाते हैं। कौन कौन से कहलाते हैं हमें उसका नाम भी लिखना है। तो नाम हम लिखेंगे, लेकिन इसका कारण क्यों एक ही वर्ग में रखा गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये जो वर्ग 1 के तत्व है ये क्षार धातुएं हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो धनायन बनाते हैं। और कौन कौन से आते हैं तो वो हमें यहाँ पे उसके नाम लिखने हैं। तो ये वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, क्षार धातु है। पहला है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ठीक, सीजियम, और इसके बाद ये रहा इसका, और इसे कहा जाता है फ्रेंसियम। तो ये क्षार धातुएं कहलाते हैं वर्ग 1 के तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे आवर्त में सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पर परमाणु की त्रिज्या वो क्यों घटती है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो दूसरे आवर्त में सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पे परमाणु की त्रिज्या घटने का क्या कारण है, तो यहाँ पे बताया गया। ये आसान प्रश्न है यहाँ पे, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। तो ये रहा सोडियम, इसकी परमाणु संख्या होती है 11, और ये रहा कैल्शियम, इसकी होती है 17। तो यहाँ पे ध्यान देना है, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या वो सेम ही होती है। तो परमाणु क्रमांक 11 इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11, और इसका परमाणु क्रमांक 17 इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17। जब हम सोडियम से क्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है 11 से 17, यानी बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। अब यहाँ से इसके आगे, तथा परमाणु के केंद्रक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती है, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ। अतः नाभिक में धनात्मक आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन केंद्र की ओर आकर्षित होंगे। तो प्रोटॉन में यहाँ पर बताया गया है कि प्रोटॉन जो होता है नाभिक के केंद्र में होता है, जो धनावेशित होता है, और इसकी संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब धनात्मक आवेश भी बढ़ेगा। तो धनात्मक आवेश बढ़ने के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं वो केंद्रक की ओर आकर्षित होंगे, जिससे परमाणु का आकार घट जाता है, अर्थात उसकी त्रिज्या घट जाती है। यही इसका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।